हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सालों से संविधान पढ़ा रहा हूं। संविधान में गवर्नर की क्या पोजीशन है और राष्ट्रपति का क्या स्टेटस है, एक अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसलिए गवर्नर भी और राष्ट्रपति भी फिगर हेड, नॉमिनल हेड कहलाते हैं। अक्सर हमारे गवर्नर्स केंद्र के इशारों पर कार्य करते हैं, सेंटर के एजेंट की तरह काम करते हैं, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करते हैं और वो रिपोर्ट केंद्र को भेजते हैं जो केंद्र चाहता है। कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, केंद्र के बनाए हुए कानूनों की खुल्लम खुल्ला आलोचना कर रहे हैं, केंद्र की पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं। अब फिर उन्होंने जयपुर में कुछ कुछ बोला है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सतपाल मलिक आरएसएस की बैकग्राउंड से नहीं आते, जनता दल के नेता रहे हैं, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, यूपी असेंबली के मेंबर रहे, बागपत से आते हैं, जाट हैं, किसानों से हमदर्दी है उनको, अच्छी बात है। लेकिन सतपाल मलिक ने भी 2014 में और बहुत सौ की तरह हवा का रुख देखकर बीजेपी को ज्वाइन किया और जल्द ही उसका रिवॉर्ड उन्हें मिला जब 1980 के बाद पहली बार कोई पॉलिटिशियन, कोई सिविलियन जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। गवर्नर राज्य का मुखिया होता है। गवर्नर की कुछ लॉयल्टी उस राज्य के लोगों को होनी चाहिए। जो वो ओथ लेता है उसमें वो कहता है, आई वुड सबमिट टू द वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट। इन्हीं सतपाल मलिक ने एज गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया? क्या कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का प्रश्न उठाया? इन्होंने सुपरवाइज किया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तमाम लीडरशिप को और लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किया। ठीक है, जब इनका इस्तेमाल हो गया तो इनको वहां से हटाकर एक छोटे से राज्य गोवा का गवर्नर बना दिया गया। यह एक डिमोशन था, शायद उसकी ही कुछ इनको तकलीफ है। फिर गोवा से इनको दूर भेज दिया गया मेघालय, और इसका मतलब यह कि ये केंद्र से नाराज हैं मेघालय के गवर्नर बनाए जाने पर। अब जो कुछ इन्होंने कहा है, क्या किसी गवर्नर को कहना चाहिए? क्या गवर्नर केंद्र सरकार का एक एम्प्लॉई है? क्या जो ये कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉपर है? सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर के स्टेटस पर क्या जजमेंट रहा है, इस पे आज बात होगी। सतपाल मलिक ने केंद्र की सरकार को एरोगेंट कह दिया। ग्लोबल जाट समिट तेजा फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज की। इन्होंने बोला कि कभी भी देश ने ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं देखा जिसमें 600 लोग शहीद हुए हों, और फिर एक ऐतिहासिक तथ्य को याद किया, एक स्टेटमेंट को, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, और कहा कि अगर कोई एनिमल भी मर जाता है, नाम उन्होंने कुतिया का लिया, तो उसको भी दिल्ली के लीडर्स कंडोलेंस मैसेज भेजते हैं। लेकिन किसान 600 से ज्यादा मर गए, लेकिन कोई प्रस्ताव दिल्ली से नहीं आया। फिर इन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया और यह कहा कि ये उनसे मिले, और इन्होंने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत गुस्से में हूं, और इन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि वो सिचुएशन को मिसरीड कर रहे हैं। ये जो सरदार हैं, सिख हैं, इनको पराजित नहीं किया जा सकता। ये जो जाट हैं,
इनको पराजित नहीं किया जा सकता। आप समझते हैं कि ये ऐसे ही चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। इनको कुछ दीजिए, फिर इनको भेजिए। दोनों चीजें मत कीजिए कि उनके ऊपर आप फोर्स का और शक्ति का इस्तेमाल करें और फिर उनको खाली हाथ यहां से जाना पड़े। अगर वो ऐसे गए तो कभी नहीं भूलेंगे, सैकड़ों वर्षों तक सरदार और जाट ये याद रखेंगे। सतपाल मलिक ने कहा कि देखिए, याद कीजिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया और फिर अपने जीवन से उसका प्राइस पे किया, क्योंकि सिख कम्युनिटी उससे दुखी हो गई थी। जनरल JS वैद्या की हत्या की गई पुणे में, जो आर्मी चीफ थे उस जमाने के। फिर उन्होंने जनरल डायर को भी याद किया कि लंदन में उसकी जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी की वजह से हत्या की गई। इतनी चीजें मलिक प्रधानमंत्री जी के लिए और केंद्र सरकार के लिए अगर कह रहे हैं, उसके बाद भी वो गवर्नर हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। इसमें कुछ राज है। या तो केंद्र सरकार ही चाहती है कि वो ये सब कुछ कहें, क्योंकि कुछ न्यूज़ ये आ रही है कि अमरिंदर सिंह से बीजेपी का पैक्ट होगा, फार्मर्स की डिमांड्स मानी जाएंगी, तो उस वक्त सतपाल मलिक की कोई यूटिलिटी होगी। वरना इतना सब कुछ कहने के बाद केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल प्लेजर क्यों नहीं विड्रॉ कर रही सतपाल मलिक से, ये अपने आप में एक मुअम्मा है। आपको मालूम है कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के कहने पर, और गवर्नर को कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। गवर्नर तब तक ही गवर्नर रह सकता है जब तक उसको प्रेसिडेंशियल प्लेजर यानी प्लेजर ऑफ द कैबिनेट हासिल है। फिर यह भी बात कही सतपाल मलिक ने कि जब कारगिल की जंग हुई तो 20 साल के बच्चे किसानों के थे, उन्हें पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा। सरकार का फेलियर था कि फौजें कारगिल में आ गईं और किसानों के बच्चों ने अपने जीवन की आहुति दी, और हमारे साथ ये इनजस्टिस हुआ और अब हमारे साथ फिर इनजस्टिस हो रहा है। रेड फोर्ट पे जिन लोगों ने तिरंगा फहराया उनको भी जस्टिफाई कर दिया, कहा कि तिरंगा उस जगह तो नहीं फहराया जहां प्रधानमंत्री जी फहराते हैं। कहा कि किसानों को भी रेड फोर्ट से और जाटों को भी कुछ लगाव है। गुरु तेग बहादुर का सर काटा गया रेड फोर्ट के सामने, और जो जाटों की एसोसिएशन है, उनका इमेजिनेशन है, उसमें भी रेड फोर्ट है, इसलिए वो भी बात कोई इतनी गलत नहीं थी। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी उन्होंने जस्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि किसानों की डिस्ट्रेस सेल हो रही है, उनको बहुत ही कम कीमतें मिल रही हैं, और ये बात जो है ये अच्छी नहीं है। अगर गवर्नमेंट राइटिंग में दे दे MSP में और कोई कानून इस पे बन जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। अब ये सब इतनी सख्त बातें कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, एक दिन पहले 2 जर्नल्स ने एक डिस्कशन में ये कहा कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से भारतीय सेना में कभी भी कुछ हो सकता है। आज आप तख्त पे हो, घमंड में सब कर रहे हो। बहुत सख्त जुमला है, बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये किसके लिए बोला गया है। और फिर उन्होंने ये बात भी कही कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, और मैं कहता हूं कि आपके बाप ने क्या मुझे अपॉइंट किया है, और दिल्ली में मुझे 2 या 3 लोगों ने, बड़े लोगों ने अपॉइंट किया है। अगर वो कहेंगे तो मैं 1 मिनट भी नहीं लूँगा और इस्तीफ़ा दे दूँगा। इसका मतलब साफ जाहिर है कि दिल्ली के जो बड़े लोग जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, उनकी मर्जी से सतपाल मलिक ये सब कुछ कह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये बहुत अजीब बात है। और अगर वो अपने आप कह रहे हैं ये सब कुछ, तो मेरे ख्याल से उनको अब गवर्नर के पद पर नहीं रहना चाहिए। देखिए, बात को समझिए, गवर्नर जब राष्ट्रपति शासन के लिए रिकमेंड करे तो उसको इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है। लेकिन हमारे सारे गवर्नर्स केंद्र के इशारों पर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं।
सतपाल मलिक अगर इतने इंडिपेंडेंट गवर्नर हैं और शख्स हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में जब वो गवर्नर थे तो कुछ ना कुछ अपनी इंडिपेंडेंस को दिखाते और उसका मुजाहरा करते, जो उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि यहां जाटों का मामला है, बागपत का मामला है, इनसे उन्हें हमदर्दी है। जिस राज्य के वो मुखिया थे और गवर्नर थे, उस राज्य के लोगों से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने यहां पे भी कहा कि एक आम आदमी के सर पर ताकत इतनी घुस गई है कि उसको जमीन नहीं दिखाई देती। यह भी मैं समझता हूं कि बहुत सख्त जुमला है जो किसी गवर्नर की तरफ से आमतौर से नहीं आना चाहिए। अब देखिए, जो केस मैं आपके बारे में बात करने जा रहा हूं, यह केस है हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक। किसी वाइस चांसलर के रिमूवल का मामला था। राजस्थान के गवर्नर जो थे वो पहले पब्लिक सर्विस कमीशन में रह चुके थे। आर्टिकल 319 यह कहता है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है वो चेयरमैन तो बन सकता है, लेकिन वो कोई भी और पोस्ट राज्य सरकार के तहत और केंद्र सरकार के तहत नहीं ले सकता। लेकिन ये गवर्नर साहब बना दिए गए, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे थे 1958 से 1959 तक। और ये केस 1979 का सुप्रीम कोर्ट का है, लीडिंग जजमेंट है। और इस केस में जस्टिस भगवती ने खुद ये लिखा कि आर्टिकल 319 की जो फिलॉसफी है वो ये फिलॉसफी है कि द प्रोहिबिशन हैज बीन इनेक्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट with a view to ensuring that no allurement is held out to the chairman or members of the Union Public Service Commission or a state public service commission which would affect them from the path of rectitude and duty. ये प्रोहिबिशन थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये प्रोहिबिशन एक संवैधानिक पोस्ट गवर्नर को लेने पे लागू नहीं होती, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट केंद्र सरकार के अंडर नहीं है। गवर्नर केंद्र सरकार का एम्प्लॉय नहीं है, केंद्र सरकार का सबऑर्डिनेट नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस जजमेंट ने आर्टिकल 319 की स्पिरिट को वायलेट किया। ना तो पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर और चेयरमैन, ना इलेक्शन कमिश्नर को कोई पोस्ट मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के अगेंस्ट गई सुप्रीम कोर्ट। पूरा आर्गुमेंट उन्होंने यह लिया कि क्या केंद्र सरकार एम्प्लॉयर है गवर्नर की, क्या सबऑर्डिनेट और सुपीरियर की रिलेशनशिप है, क्या गवर्नर अपने कामों में केंद्र सरकार के डिक्टेट्स पर और डायरेक्टिव्स पर कार्य करता है। और उन्होंने कहा यह ऐसा नहीं है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है, गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है। और क्योंकि गवर्नर केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है, इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर गवर्नर बन सकता है। फिर उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स कोट किए। प्रदुत कुमार बोस एंड बलदेव राय गुलियानी। अब यह मामला जो है यह हाई कोर्ट के स्टाफ का हो रहा है कि क्या हाई कोर्ट का जो स्टाफ है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, क्या यह माना जा सकता है वो राज्य की सर्विस में हैं या केंद्र की सर्विस में हैं? मैं समझता हूं यह केस यहां रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में है, चीफ जस्टिस के कंट्रोल में है। गवर्नर ऑन द अदर हैंड प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में अपना ऑफिस होल्ड करता है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कभी भी उसे किसी भी वक्त हटाया जा सकता है, जबकि यह चीज हाई कोर्ट के स्टाफ पे लागू नहीं होगी। फिर इसी तरह सकाल चंद का केस कोर्ट किया 1977 का, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सकाल चंद, जिसमें यह कहा कि जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के,
वो कोई एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड नहीं करते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज करते हैं। मैं समझता हूं कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर को इक्वेट करना भी बिल्कुल सही चीज नहीं है, और यह भी इस केस से रेलेवेंट नहीं था। ये पूरे मामले में आज लॉ यह है कि गवर्नर एम्प्लॉय नहीं है, स्टेट का हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एक्सरसाइज करता है। लेकिन ये स्टेट के बारे में जब कोई पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, तब गवर्नर को इंडिपेंडेंटली कार्य करना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर गवर्नर केंद्र के बनाए कानून और पॉलिसीज के विरुद्ध लगातार स्टेटमेंट दे रहा है, तो फिर कैबिनेट को रिकमेंड करना चाहिए राष्ट्रपति जी को कि सतपाल मलिक से प्रेसिडेंशियल प्लेजर विड्रॉ किया जाए, और बेहतर हो कि सतपाल मलिक एक मॉरल ग्राउंड लें और वो कहें कि मैं एग्री नहीं करता केंद्र सरकार से, इसलिए मैं गवर्नर के पद को छोड़ रहा हूं। अगर वास्तव में किसानों से और जाटों से और सिखों से हमदर्दी है तो इस्तीफा दें और माफी मांगें कि जम्मू एंड कश्मीर में एज गवर्नर उन्होंने जो कुछ किया वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की रजामंदी जाने बिना किया, और अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद इतिहास उन्हें माफ कर पाएगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।